नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की, लेकिन इसे सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का मास्टर प्लान कैसे है। तो सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को बिल्कुल जीरो से कैसे बनाया जाए। इतने बड़े, इतने डाइवर्स देश के लिए एक मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत नींव कैसे रखी जाए। ये वो बहुत बड़ा सवाल था जो हमारे नेशन बिल्डर्स के सामने था। और इसका जवाब हमें मिला एक कमाल के डॉक्यूमेंट में, भारत का संविधान। यही वो ब्लूप्रिंट है, वो बुनियाद है जो हमारे देश का पूरा ढांचा, पूरे नियम कानून तय करता है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। देखेंगे कि ये कैसे एक देश की नींव रखता है, फिर इसके पिलर्स क्या हैं, इसका विजन क्या है, और आखिर में वो कौन सा इंजन है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी ब्लूप्रिंट का सबसे पहला, सबसे बेसिक काम क्या होता है? यही ना कि पहले तो ये तय किया जाए कि जगह कौन सी है, और फिर ये कि उस जगह के अंदर कौन कौन हैं। हमारे संविधान के जो शुरुआती आर्टिकल्स हैं वो ठीक यही काम करते हैं। आर्टिकल्स 1 से 4 ये भारत की टेरिटरी, उसकी सीमाओं को डिफाइन करते हैं, और ये कहते हैं कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये कोई समझौता नहीं है राज्यों के बीच। और फिर आते हैं आर्टिकल्स 5 से 11 जो बताते हैं कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता का आधार क्या होगा, मतलब कौन इस देश का नागरिक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत की पहली ईंट रखना। अच्छा, तो नींव तो रख दी, अब क्या चाहिए? अब चाहिए पिलर्स, मजबूत खंभे। और भारतीय संविधान में ये पिलर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये वो वादे हैं जो कभी टूट नहीं सकते, और इन्हीं पर हमारा पूरा डेमोक्रेटिक ढांचा टिका हुआ है। तो ये फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी गारंटी हर नागरिक को दी गई है, और सबसे सबसे जरूरी बात, ये इनफोर्सेबल हैं। मतलब अगर सरकार भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी नागरिक सीधा कोर्ट जा सकता है। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये कितना रेवोल्यूशनरी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसे सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया था। जैसे राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल्स 14 से 18 में है। ये साफ कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जैसी प्रथा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। उस जमाने में ये एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत बड़ा कदम था। फिर आता है आर्टिकल 19 जो हमें 6 बहुत ही जरूरी आज़ादियां देता है। बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने, कहीं भी बसने की आज़ादी। सोचिए, ये आज़ादियां हमारे लोकतंत्र की लाइफलाइन हैं। इनके बिना कोई भी नागरिक ना तो सरकार से सवाल कर पाएगा, ना अपनी बात रख पाएगा, ना ही अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी पाएगा। और इन सभी राइट्स के दिल में बसा है आर्टिकल 21। ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने वक्त के साथ इसकी व्याख्या को बहुत बहुत बड़ा कर दिया है। इसमें इज्जत से जीने का हक, साफ पर्यावरण का हक, न जाने क्या क्या शामिल है। ये सच में इन सभी अधिकारों की जान है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हमारा संविधान शोषण के खिलाफ, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ भी सुरक्षा देता है, धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है, अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के अधिकारों को भी बचाता है। और हाँ, सबसे खास है आर्टिकल 32। ये वो अधिकार है जो कहता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को ताकत देता है, उन्हें असलियत में लागू करवाता है। तो ठीक है, हमने पिलर्स की बात कर ली जो है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब सवाल ये है कि इन पिलर्स पर जो इमारत बनेगी वो किस दिशा में जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन्हें आप एक नॉर्थ स्टार, एक ध्रुव तारे की तरह समझ सकते हैं जो देश को रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे ब्लूप्रिंट का वो हिस्सा है जो बताता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, ये एक तरह की नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। एक और बड़ा फर्क, राइट्स को आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल्स को नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है।
देश कैसे चलेगा उसके लिए ये फंडामेंटल हैं। और जब आप इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि हमारे संविधान बनाने वालों का सपना क्या था, वो कैसा भारत चाहते थे। इसमें बात होती है सबको बराबर न्याय और फ्री लीगल एड देने की, गांव में पंचायतें बनाने की, सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की, और तो और दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की। ये सब एक रोड मैप की तरह है जो आने वाली सरकारों को रास्ता दिखाते हैं। तो हमारे पास फाउंडेशन है, पिलर्स हैं और एक विजन भी है। अब बस एक चीज की कमी है, एक इंजन, एक ऐसी मशीनरी जो इस पूरे देश को रोज बरोज चला सके। तो हमारे ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा इसी इंजन के बारे में है। और ये इंजन काम करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल पर। मतलब सरकार के 3 हिस्से हैं। पहला, लेजिस्लेचर यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, जिसमें आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका काम है कानूनों को लागू करना। और तीसरा, जुडिशरी, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, जो कानूनों की व्याख्या करते हैं। ये तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इससे ये तय होता है कि कोई भी एक हिस्सा हद से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। तो हमने देखा कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लिविंग ब्लूप्रिंट है, एक जिंदा दस्तावेज। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 70 साल से भी ज्यादा पहले बनाया गया ये ढांचा क्या आज के दौर की चुनौतियों के लिए और हमारे आने वाले कल की उम्मीदों के लिए अभी भी फिट बैठता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए